नमस्कार दोस्तों। विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कक्षा 12 का मानव भूगोल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे यूजीसी नेट की हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे कक्षा 12 की आरबीएससी की परीक्षा हो, उसमें इस टॉपिक में से 100% सवाल आना ही है। तो स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंच जाए। प्राथमिक क्रियाएं, देखिए, मैंने इस पूरे पाठ को प्रश्नों में साथ के साथ डिवाइड कर रखा है। प्रश्न के साथ हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आर्थिक क्रियाओं को इस पाठ में 4 वर्गों में बांटा हुआ है। देखें, आर्थिक क्रियाएं वैसे 5 प्रकार की होती है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। इस पाठ में हमें 4 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनको जो 4 भागों में बांटा गया है, उनके प्रकार को प्राथमिक जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसको लाल कॉलर श्रमिक के द्वारा किया जाता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप में जो लगे होते हैं श्रमिक, उनको नीला कॉलर कहते हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में लगे हुए उनको गुलाबी कॉलर कहा जाता है। श्रमिकों के प्रकार है ये। और चतुर्थ क्रियाकलाप में जो लगे होते हैं उनको सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और पंचम क्रियाकलाप में जो लगे हुए हैं उनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये बारंबार सवाल पूछे जाने वाले हैं। यही 4 क्रियाकलाप यहाँ पर बताए हुए हैं। 4 क्रियाकलाप, 5वें का इसमें वर्णन नहीं मिल रहा है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, यही हमारा चैप्टर है। प्राथमिक क्रियाकलाप वो हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सीधा सा ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो या प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन है उसका जैसे हमें प्राप्त हुए हैं वैसे के वैसे उपभोग कर लिया है, तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ये प्रकृति के संसाधन कौन कौन से है? भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के विषय के रूप में बताती है। और इनसे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जैसे आखेट का हुआ, भोजन संग्रहण का हुआ, पशुचारण का हुआ, मछली पकड़ना हुआ, वनस्पति काटना हुआ, और कृषि कार्य और खनन कार्य हुए। देखें, ये आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं, तो आपने इनको बताना है कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप है और इनमें ये कार्य करने वाले श्रमिकों को कहा क्या जाता है, तो लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। अब एक एक उदाहरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आखेट और भोजन संग्रहण की बात आती है। देखें, मनुष्य के आदिकालीन जो जीवन यापन की बात करते हैं वो आखेट और भोजन संग्रहण पर ही निर्भर था। तो जो जीवन के निर्वहन के 2 कार्य थे वो कौन से थे? पशुओं के आखेट पर और समीप के जो जंगल थे उनमें कंदमूल आदि पौधे एकत्र करके अपना संग्रहण के द्वारा जीवन यापन करते थे, वही खाने के काम में यूज करते थे। तो ये प्रश्न बन गया है कि आदिकालीन जो मानव था उनके निर्वहन का तरीका क्या हुआ करता था। ये प्रश्न है अपने आप में, क्लियर है। चौथा जो इसमें प्रश्न बनता है वो ये है कि भोजन संग्रहण आखेट प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप है। इसी से संबंधित ये सवाल हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन आदिकालीन लोगों का जीवन कैसा होता था? तो ये सारा का सारा जो जीवन था, इनका ये जो जीवन था ये सारा का सारा संग्रहण पर था। और पहनने के लिए जो वस्त्र जो मिलते थे इनको, वो पशुओं से प्राप्त जो खाल होती थी या वनस्पति की जो छाल होती थी उनसे ये वस्त्र ग्रहण करते थे, इन्हीं से वो भोजन ग्रहण करते थे। ज्ञान कैसा था? तकनीकी ज्ञान था ही नहीं।
कम पूंजी हुआ करती थी, निम्न स्तरीय जीवन यापन हुआ करता था, निम्न स्तरीय ही तकनीकी ज्ञान था। इस आधार पर यदि हम देखें तो इनकी प्रति व्यक्ति आय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रति व्यक्ति आय क्या रहेगी इनकी, निम्न रहेगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। भोजन संग्रहण के आधार पर यदि विश्व को बांटे तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना है इसको। पहला पहला इनका क्षेत्र है उच्च अक्षांश में। उच्च अक्षांशों में कौन सा आएगा, उत्तरी कनाडा आ जाएगा, उत्तरी यूरेशिया आ जाएगा और दक्षिणी चिली आ जाएगा। ये चीज आपने उच्च अक्षांशों में ध्यान रखनी है। दोनों ही गोलार्धों में, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा आ गया और ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा आ गया, दोनों ही उच्च अक्षांश के हिस्से हैं। निम्न अक्षांश की यदि बात करें तो इसमें अमेजन बेसिन आ जाएगा, उष्ण कटिबंध अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाएगा। ये जो निम्न अक्षांश का क्षेत्र है ये 0 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, दोनों ही गोलार्धों में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 2 भाग हो गए हैं, उच्च अक्षांश के भी और निम्न अक्षांश के भी। उदाहरण के तौर पर ये क्या करते थे, किस प्रकार के जो जीवन यापन था इनका, पौधों से और पशुओं से क्या निकालते थे। तो वनस्पति का जीवन इनका कैसा होता था कि छाल से कुनेन निकालना, आज भी ये बड़ी कारगर रहती है मलेरिया उपचार के लिए। चमड़े से माल तैयार करना, कारक के लिए ये वनस्पति पर निर्भर रहते थे, पत्तियों का उपयोग करते थे, पेय पदार्थ ये वनस्पति से ग्रहण करते थे, उन्हीं से दवाइयाँ निकलती थी। और कांतिवर्धन वस्तुओं के लिए जो सामान मिलता था वो भी इनको वनस्पति से मिलता था, जैसे रेशे को कपड़ा बनाने और दृढ़ फल को भोजन और तेल के लिए उपयोग में लाना। पेड़ के तने से ये रबड़ का इस्तेमाल करते थे, रबड़ का बनना ये पेड़ के तने से ही उपयोग होता था, आज भी यहीं से होता है। बलाटा और गोंद, राल, ये सारे के सारे ये कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ों से प्राप्त कर रहे हैं। तो सवाल ये भी बनता है कि आदिकालीन जो वनस्पति या पेड़ों से प्राप्त वस्तुएं थी वो कौन सी थी, कैसे तैयार होती थी। तो यहाँ से उनके उदाहरण उठाए जा सकते हैं प्रश्न के लिए। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण ये है कि च्युइंगम बनाने के लिए जो वनस्पति का इस्तेमाल होता था वो कैसे होता था, आज भी ऐसा होता है। क्या जेट्रोफा का वृक्ष है, उसके दूध से जो चिक्किल निकलता है उसी से क्या बनता है, च्युइंगम बनता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक मानचित्र भी दिया गया है। इस मानचित्र में ये वो क्षेत्र है कनाडा का उत्तरी हिस्सा और यूरेशिया का उत्तरी हिस्सा, और यहाँ पर जो चिल्ली का हिस्सा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है चिल्ली का हिस्सा, दक्षिणी चिल्ली, ये उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं। और ये वाले जो हिस्से हैं ये मध्य अक्षांश के हिस्से हैं, जो कि भोजन संग्रहण विश्व के 2 प्रकार बताए थे, वो यहाँ पर उदाहरण के रूप में इस मानचित्र में दिखाए हुए हैं। आदिकालीन जीवन में पशुचारण भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था इसका भी। अब इसमें पशुचारण सबसे पहले इसके उदाहरण पढ़ते हैं। कौन सा, चलवासी पशुचारण। देखिए चलवासी पशुचारण होता क्या है, इस चित्र से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पशुओं को चराने के लिए दूसरे स्थान पर, अन्यत्र कहीं स्थान पर लेकर जाना, ये चलवासी पशुचारण का उदाहरण था। वो दैनिक भी हो सकता है, वो सामयिक भी हो सकता है, वो मौसम आधारित भी हो सकता है। तो ये जीवन निर्वहन की एक बहुत ही अच्छी कला विधि थी, किसमें, आदिकालीन जीवन यापन में। आज भी ये ऐसा होता है, किसमें, जो निम्न स्तरीय जीवन यापन जीते हैं उनके लिए। चलवासी पशुचारण में क्या था कि ये भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर था इनका पूरा का पूरा जीवन। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये पशुचारण कौन सा, चलवासी का एक उदाहरण है। अब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप में गाय, बैल पशु के रूप में ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जबकि सहारा, एशिया मरुस्थलों में इसी प्रकार की जो जलवायु है उसके अंतर्गत जो पशु रह सकते हैं उनका उदाहरण है, जैसे
भेड़ है, बकरी है, ऊंट है। तो ये आपको उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि सहारा और एशिया में किस प्रकार के पशु पाले जाते थे या अब भी पाले जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में किस प्रकार के पशु चलवासी पशु चारण के अंतर्गत आते हैं। तो ये उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से पशु हैं जो चलवासी पशु चारण के अंतर्गत आते हैं? उसमें याक है और लामा है। आर्कटिक और उप आर्कटिक जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें रेंडियर की बात करेंगे। जैसे हम एस्किमो पढ़ेंगे तो ये रेंडियर बहुत काम आने वाला शब्द है, ध्यान में रखना है। अब चलवासी पशुचारण के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके कुल 3 क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इसके क्षेत्र हैं कितने? 3। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखिए, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर के अरब प्रायद्वीप होते हुए ठेठ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। इसको आप चित्र में भी समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर एक चित्र दे रखा है। ये यहां से लेकर के और अफ्रीका से ये अरब प्रायद्वीप होते हुए मध्य चीन तक, ये जो पूरा क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। ये आपने उदाहरण मानचित्र के रूप में भी ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें जो उदाहरण है वो यूरोप का है। यूरोप और एशिया के टुंड्रा क्षेत्रों में जो पशुचारण है वो उदाहरण आपने ध्यान में रखना है। और तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप के नजदीक। देखें, ये तीसरा उदाहरण यहां पर आपने ध्यान में रखना है और दूसरा उदाहरण ये यहां पर था। क्लियर है? तो 3 पशुचारण के उदाहरण आपने मानचित्र में भी ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? इसके बाद एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है ऋतु प्रवास का। ऋतु प्रवास होता क्या है? भारत में यदि इनके उदाहरण पढ़ें तो हिमालय क्षेत्र में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन जनजाति के मिलते हैं। ये क्या करते हैं? जब ग्रीष्म काल होता है तब तो ये पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जब शीतकाल होता है तब ये निचले मैदानों में आ जाते हैं। क्या करके? अपने पशुओं को साथ लेकर के पशुचारण हेतु। कारण ऋतु जैसे जैसे बदलती है, क्योंकि शीत ऋतु में ऊपरी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अति शीत का मौसम बन जाता है, और अति शीत में इन पशुओं के रहने के लिए आदर्श जगह नहीं होती है। आदर्श जगह कहाँ मिलेगी इनको? यहाँ मैदानों में मिलेगी। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये वापिस लौट करके कहाँ चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ताकि वहां पर जो आदर्श जलवायु है इनको मिल जाए। ऐसा जो प्रवास है वो क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। और कहाँ होता है? भारत में हिमालय क्षेत्रों में। और हिमालय क्षेत्रों में करने वाली जनजातियां कौन सी है? गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलवासी पशुचारण की संख्या अब घटने के कारण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कारण ये इसके 2 प्रमुख कारण दे रखे हैं। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो रहा है, और कई देशों में नई बस्तियां, नगरीकरण जो हो रहा है वो इसके घटने के कारण बन रहे हैं। क्लियर है? ये चलवासी पशुचारण के बारे में चर्चा थी। अब हम वाणिज्यिक पशुपालन के संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शब्द से ही पता लग रहा है कि वाणिज्यिक रूप, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन होता है उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक पशुचारण कहेंगे। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होता अपने आप होगा, क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टिकोण से ही स्टार्ट किया गया है। वाणिज्यिक पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति कौन सी? विकसित राष्ट्र। यदि विकसित राष्ट्रों में डेयरी पालन की बात करें तो किसका उदाहरण आएगा? वाणिज्यिक पशुचालन का आएगा। ये क्या करेंगे? छोटे छोटे फार्म बना लेंगे। ये फार्म बना करके उसमें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देंगे, और जैसे बाड़े बनाए जाते हैं, और उन बाड़ों की बहुत ही शानदार वैज्ञानिक रूप में क्या करेंगे? उनका पशुपालन के रूप में ध्यान रखेंगे, और उनसे जो माल उत्पादन होता है, जैसे मांस हुआ, खाल हुई, ऊन हुआ, तो
उनका वो क्या करेंगे, व्यापारीकरण करेंगे, आर्थिकरण करेंगे। तो आर्थिकरण की दृष्टि से ये व्यापारिक पशुपालन प्रारंभ किया गया। इनके यदि हम उदाहरण पढ़ें, जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से संसाधित डिब्बाबंद विश्व बाजार में निर्यात करने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज भी डिब्बाबंद मांस मिलता है और शिकागो यूएसए से पूरे विश्व में सप्लाई किया जाता है। ये क्या चीज है? ये व्यापारिक पशुपालन का ही उदाहरण है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहां पर पशुओं का हर दृष्टिकोण से, जैसे प्रजनन हुआ, जननिक सुधार, बीमारी नियंत्रण हुआ, उनका स्वास्थ्य से संबंधित हुआ, ये सारा का सारा कार्य वैज्ञानिक रूप में किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये कहाँ होता है? ये कहाँ होगा? जो विकसित राष्ट्र होंगे, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अर्जेंटीना हुआ, यूरुग्वे हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, वहां पर पशुचारण जो है, कौन सा व्यापारिक विकसित राष्ट्रों का व्यापारिक पशुपालन जो है, उनका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। क्लियर है? इसके बाद हम कृषि के स्वरूप देखते हैं। देखिए, आदिकाल से ही मनुष्य कृषि आधारित जीवन जीता है और आज भी उनका जीवन कैसा है? कृषि आधारित है। भारत में तो कृषि आधारित जीवन मुख्य रूप से जिया जाता है। कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। देखिए, आदिकाल से लेकर के जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है, कृषि का स्वरूप बदलता गया है। वो बदलता हुआ स्वरूप के आधार पर कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं जो विश्व संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं, प्रत्येक के हम प्रकार की वर्णन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह कृषि की। देखिए, निर्वाह कृषि का यदि हम रूप देखें तो मनुष्य के सामान्य निर्वहन से संबंधित, जीवन यापन से संबंधित जो कृषि की जाती है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती है। वो साल भर के अन्न उपजाऊ हो जाए और वो जो अन्न उपजाया है वो साल भर के लिए, वो खाने के लिए उनको मिल जाए। सिर्फ इस प्रकार की जो कृषि है वो क्या कहलाती है? निर्वाहन कृषि कहलाती है। इसमें किसी प्रकार का व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होता है। इसको हमने दो भागों में बांटा है। कौन सा? एक तो बहुत आदिकालीन की बात करें तो वहां पर कौन सा शब्द आएगा? स्थानांतरित कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो आदिकालीन निर्वाहन कृषि का उदाहरण है। और ये की कहा जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ये डायरेक्ट पूछे हुए सवाल है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अब देखिए, स्थानांतरित कृषि से संबंधित कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों को ध्यान में रखना है। जैसे स्थानांतरित कृषि के जो नाम है उनको क्या कहते हैं? कर्तन और दहन कृषि। देखिए, ये करते क्या है कि एक वनस्पति का पूरा गढ़ था, वन था, वनों में गए, वहां पर पेड़ पौधे जो थे, वनस्पति के जितने भी प्रकार थे, उनको संयुक्त रूप से क्या कर दिया? इन्होंने जला दिया, इनको जला दिया। अब जलाने के बाद यहां पर जो इनकी राख बन गई है, उस राख को इन्होंने क्या किया? उर्वरक के रूप में यूज कर लिया। जितने साल के लिए, सामान्यतः ये 3 से 5 साल के लिए होता है, जितने भी साल के लिए ये उर्वरक के रूप में काम आएगी तब तक ये वहां कृषि करेंगे। जब उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी तब ये यहां से पलायन करके दूसरी जगह यही कार्य रिपीट करेंगे, वनों को जलाएंगे, फिर उस राख को उर्वरक के रूप में यूज करेंगे। तो इस कृषि को क्या नाम दिया गया है? कर्तन और दहन कृषि। इसमें उपयोग होने वाले औजार क्या है? वो लकड़ी, कुदाली और फावड़ा। देखिए, इसी को कुदाली और फावड़ा कृषि ये सवाल पूछा हुआ है। कौन सी कृषि है? तो स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि यदि ऑप्शन में नहीं आए तो आदिकालीन निर्वाहन कृषि ऑप्शन में जरूर मिलेगा। उस प्रश्न को आपने टिक करना है, वो सवाल सही हो जाएगा। इस कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से बुलाया जाता है। जैसे इसको झूम चक्कर कहा जाता है भारत में भी कौन से जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर इसको झूम कृषि नाम दिया जाता है। झूम कृषि क्यों दिया नाम
इसको, क्योंकि आग लगा करके कृषि क्षेत्र तैयार किया गया है, इसीलिए इसको झूम का चक्कर कहा गया है। क्लियर है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह कृषि होती है, जैसे भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको झूम कहा, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्र में इसको मिल्पा कहा, मिल्पा कहा, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा। ये नाम आपने याद रखने, इन्हीं नाम से आपको सवाल पूछ लेंगे। ऐसे विश्व में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अन्य क्षेत्रों में इसको पुकारा जाता है, जैसे वियतनाम में इसको रे कहते हैं, ब्राजील में इसको रोक्का कहा जाता है। तो ऐसे नाम आपने याद करने हैं जो 12वीं से आगे की पुस्तक में आपको मिलेंगे। ऐसे उदाहरण भी आपने ध्यान में रखने। क्लियर है। अब गहन निर्वहन कृषि जो है, इसके प्रकार 2 प्रकार के हैं। एक तो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। इसमें मुख्य गेहूं होती है, गेहूं के साथ अन्य फसलें बो देते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि चावल प्रधान और गेहूं प्रधान ये अलग कैसे करेंगे वर्षा के आधार पर। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होगी, वो इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर देगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि मुख्य फसल चावल होगी। यहां पर इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम रहता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। प्रति इकाई जो उत्पादन है वो तो अधिक रहेगा, प्रति कृषक उत्पादन कम रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उनमें एक व्यक्ति के हिस्से में जो चावल का उत्पादन आता है वो अपेक्षाकृत कम आता है, इसीलिए प्रति कृषक उत्पादन जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है। क्लियर है। लेकिन प्रति इकाई उत्पादन बहुत ज़्यादा रहता है। क्या विशेषता है यहाँ पर? यंत्रों का उपयोग किया जाता है, मानव शक्ति का उपयोग किया जाता है, तकनीकी विकास यहाँ पर होता है, तकनीकी उपयोग किया जाता है चावल प्रधान गहन कृषि में। चावल रहित में कौन से क्षेत्रों में होगा? जहाँ पर गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम ये फसलें बोई जाती है। और भारत में कहाँ बोई जाती है? मैदानी हिस्सा पूरा ही आ जाएगा। क्लियर है। तो गहन निर्वहन कृषि के इन दोनों ही आधार पर क्षेत्र देखें तो ये सारा का सारा क्षेत्र आ जाएगा। और ये सारा का सारा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी एशिया के नाम से। क्लियर है। अब इनको हम चित्र में देखते हैं। चित्र में देखें, ये जो हमने वाणिज्यिक पशुचारण के क्षेत्र पढ़े थे वो सारे के सारे ये क्षेत्र यहाँ पर, ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र हैं? विकसित राष्ट्रों के। और यहीं पर हमें उदाहरण दे रखा है आदिकालीन निर्वहन कृषि के क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र कौन से हैं? जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वो क्षेत्र है। और जहां पर एशिया में देखें तो मानसूनी क्षेत्र इसमें प्रमुख रहेंगे। क्लियर है। ये चीज आपने मानचित्र के आधार पर भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, यहां पर उदाहरण है रोपण कृषि का। देखिए, रोपण कृषि की यदि हम बात करें तो जैसे औपनिवेशिक काल क्या जो समय था, जैसे भारत में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने भारतीयों को यहाँ पर गुलाम बनाया और यहाँ के जो बागान थे उनको अपने अधिकार में लिया और इन बागानों में भारतीयों को ही मजदूर बनाया। ऐसा यदि विश्व में कहीं भी किया गया, चाहे वो फ्रांस के द्वारा, चाहे वो ब्रिटेन के द्वारा, चाहे वो पुर्तगाल के द्वारा, चाहे वो डच के द्वारा, वो कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जिस रोपण पद्धति से यदि की गई है तो वो रोपण कृषि होगी। और रोपण कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की गई है। होता क्या है कि एक बागान में पौध तैयार की जाती है, जैसे चावल की करते हैं, चावल की करते हैं, ये पौध तैयार की है। और इन पौध को अब जो हमने खेत तैयार किया है, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में एक एक कली को हम यहाँ पर अपने हाथों से लगा रहे हैं। इस प्रकार की यदि कोई खेती होती है तो वो क्या कहलाती है? रोपण कृषि कहलाती है।
क्लियर है। तो रोपण कृषि का यदि हम उदाहरण पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ये उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? रोपण कृषि के हैं। क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब रोपण कृषि क्षेत्रवार कहां कहां पर, कौन से क्षेत्र में कौन सी रोपण कृषि विशेष रही, जैसे ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान बनाए, ये रोपण कृषि का उदाहरण है। मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान विकसित किए, स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए, ये रोपण कृषि के उदाहरण है। इसी में एक उदाहरण फ्रांस का पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको के पौधे लगाए। ये आज भी यहीं पर इन्हीं क्षेत्रों में यही कृषि होती है, लेकिन ये कोई भी औपनिवेशिक तंत्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वहां पर उसी क्षेत्र के लोगों का अधिकार है। जैसे भारत में भारत के लोगों का अधिकार है और श्रीलंका में श्रीलंका के लोगों का अधिकार है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो क्षेत्र का आकार होता है वो विस्तृत होता है, पूंजी इसमें अधिक लगती है, उच्च प्रबंधन और तकनीक का उपयोग किया जाता है, और एक फसली, देखिए यहां पर उदाहरण भी दिया है मैंने, एक फसली जो पद्धति है उसी को ही अपनाया जाता है, और जो मजदूर होंगे वो सस्ते मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। यातायात विकसित होना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट भी करना होता है, और बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े होने चाहिए, तभी क्या होगा, इनकी खपत हो पाएगी। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर है। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दे रखा है कि ब्राजील में जो कहवा के बागान हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है, और ये रोपण कृषि के ही उदाहरण है। बहुत ही अच्छी ये बात है। इसको आरपीएससी के दृष्टिकोण से उच्च कोटि का प्रश्न मानना है, ये पूछा जाता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है वो आपने नेक्स्ट पढ़नी है। देखिए अनाज कृषि की बात करें, विश्व में यदि हम बात करें, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर हम उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर प्रेरीज मैदान पढ़ते हैं, घास के मैदान। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में पंपास के घास के मैदान पढ़ते हैं। या अफ्रीका में हम वेल्ड्स घास के मैदान पढ़ते हैं। या ऑस्ट्रेलिया में हम डाउन्स पढ़ते हैं, डाउन्स। और यहाँ पर हम यूरेशिया में स्टेपीज पढ़ते हैं। ये सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इन्हीं घास के मैदान को यदि हम यहाँ पर इस क्षेत्र में पढ़ें, इस क्षेत्र में, तो विस्तृत अनाज क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? मध्य अक्षांशों में, जैसे मैंने अभी बताया, शीतोष्ण घास के मैदान, ये वही क्षेत्र है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उपयोग होता है, उत्पादन होता है। सबसे मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। ये कौन से है? घास के मैदान, घास के मैदान, इनको ध्यान में रखना है, घास के मैदान। क्लियर है। इनकी विशेषता क्या रहेगी कि खेतों का आकार बड़ा होगा, खेत जोतने के लिए सभी प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाएगा, और ये जो चावल प्रधान खेती थी उससे जस्ट एंटी ये सर्कमस्टांसेज आ जाएंगे, इसकी शर्त आ जाएगी कि प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसका कारण क्या है? ये सवाल सीधा सीधा आरपीएससी और नेट में पूछ लिया जाता है। रीट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कारण क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। घनत्व कम होने के कारण बागान तो बड़े हैं, घनत्व कम है, इसीलिए प्रति व्यक्ति के हिस्से में जो उत्पादन होता है वो तो ज़्यादा आ जाता है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो कम होता है। क्लियर है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर यही सारे उदाहरण आपको दे रखे हैं, वो मैदान आपको बता रखे हैं।
कौन से? स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल्स, डाउन्स और कैंटरबरी, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। ये आपको पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद में मिश्रित कृषि, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मिश्रित कृषि किसको कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। जहां पर फसल और पशुपालन दोनों साथ होते हैं उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत विकसित जो देश हैं वहीं पर इस कृषि को करते हैं, तो विकसित देशों के अंतर्गत ये कृषि की जाती है। फसलें भी ली जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। और पशुपालन कैसा? व्यापारिक दृष्टि से। इसी के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा? सारा का सारा समशीतोष्ण अक्षांशों का क्षेत्र। क्लियर है? इसके बाद में डेयरी कृषि। देखिए डेयरी कृषि के अंतर्गत क्या होगा? दुधारी पशुओं का लालन पालन करके और उनसे उच्च तकनीक से दुग्ध का उत्पादन किया जाता है। दुग्ध नहीं होता है तो उनसे मांस का उत्पादन किया जाता है। मेन जो दुग्ध उत्पादन है, दूध से आधारित विभिन्न उत्पाद, पनीर हुआ, दही हुआ, मक्खन हुआ, सब प्रकार के जितने भी उत्पाद होते हैं उनको पैकिंग करके पूरे विश्व में सप्लाई की जाती है। इस प्रकार के जो कृषि है वो क्या कहलाती है? डेयरी कृषि। और इन पशुओं के लिए बागान तैयार किए जाते हैं, वहां से उच्च कोटि का चारा होता है जो इनके खाने के लिए आता है। क्लियर है? इनके क्षेत्र कौन से रहेंगे? जो मैंने प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, वेल्स, कैंटरबरी बताए थे, घास के मैदान, वही इनके क्षेत्र रहेंगे। क्लियर है? वाणिज्यिक डेयरी के 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, दूसरा कनाडा और तीसरा न्यूजीलैंड का क्षेत्र। क्लियर है? नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सा याद रखना है, खट्टे फलों के लिए, खट्टे फलों के लिए। दूसरा शीतकालीन वर्षा से, शीतकालीन वर्षा से जो कृषि होती है वो भूमध्य सागरीय कृषि है। ये 2 ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? यहां पर आपने इनके एरिया ध्यान में रखने हैं। दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर के और अटलांटिक तक फैला हुआ भाग, यहाँ पर ट्यूनीशिया है, यहाँ से लेकर के ये सारा का सारा हिस्सा अफ्रीका का। दक्षिणी कैलिफोर्निया ये वाला हिस्सा, मध्य चिली ये वाला हिस्सा और दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया का भी दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये क्या करते हैं? ये खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इनमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अंगूर की कृषि आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? यहाँ पर अंगूर की खेती से फ्रांस का उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फ्रांस में अंगूर से एक शराब बनाई जाती है, उस शराब का नाम क्या है? शैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने ध्यान में रखना है। यदि उससे शैंपेन नहीं बनी है तो सूखे हुए अंगूरों से मुनक्का, दाख और किशमिश ये बनाई जाती है। अंजीर का उत्पादन होता है, जैतून का उत्पादन होता है, ये यहाँ पर मुख्य रहेगी। और विशेष ये रखना है कि शीत ऋतु में यहाँ पर बारिश होगी। क्लियर है? इसके बाद बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान। देखें, इनको हम एक ही शब्द में यदि हम बात करें तो वो ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग। ये चीज हमने क्यों ध्यान में रखनी है? ट्रक फार्मिंग, क्योंकि फल सब्जी ये जैसे ही उत्पादन हो गया, इनको तोड़ने के तुरंत बाद हमें बाजार तक, मार्केट तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि यदि 1 सप्ताह से ज़्यादा इनको टाइम लग गया है तो ये अपनी जो प्राकृतिक दशा है वो खो देंगे और इनका मूल्य हमें मिलेगा ही नहीं, ये उपभोग के लायक ही नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। तो
तुरंत ही इनको क्या पहुंचाया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें उदाहरण कहाँ का मिलता है, विकसित राष्ट्रों का मिलता है। और विकसित राष्ट्रों में हम उदाहरण किसका पढ़ेंगे, नीदरलैंड की बात करेंगे। वहां पर क्या, कौन सा, वहां पर ट्यूलिप प्रकार की एक फूल होता है जो पूरे के पूरे यूरोपीय शहरों को भेजा जाता है। क्लियर है। यदि सब्जियों का उदाहरण देखें तो सब्जियां सबसे पहले मार्केट तक पहुंचनी होती है। यदि ट्रक फार्मिंग की बात करें तो वो उदाहरण यदि फूलों का और सब्जियों का साथ आ जाए तो आपने सब्जियों को टिक करना है। और सीधा पूछ लिया जाए फल सब्जी से संबंधित कौन सी कृषि या ट्रक फार्मिंग ऑप्शन आ जाए तो ये आपका उत्तर रहेगा। क्लियर है। और ये सारे के सारे विकसित राष्ट्रों का यहां उदाहरण देना है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सहकारी कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीधा सा आपने ये ध्यान में रखना है, यहां पर मैंने प्रश्न भी बनाया हुआ है कि कृषकों का एक समूह बना करके कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी समिति बना करके जो कार्य किया जाता है उसको सहकारी कृषि कहते हैं। क्लियर है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, सहकारी रूप में कृषि की जाती है। ये ध्यान रखना है। सहकारी संस्था कृषकों को सही रूप में सहायता प्रदान करती है। ऐसा उदाहरण यदि आपको वर्ल्ड में कहीं देखने को मिलता है तो वो डेनमार्क में देखने को मिलेगा, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता कहाँ मिली है, डेनमार्क में। ये सवाल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में हो सकता है आपको मिल जाए। सामूहिक कृषि, सहकारी और सामूहिक कृषि में अंतर क्या है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इस प्रकार की कृषि में आधारभूत सिद्धांत क्या होता है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, किसी प्रकार की संस्था नहीं बनाई जाती है। कृषि का यह प्रकार सबसे ज्यादा और सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ है, सोवियत, पूर्व सोवियत संघ में, जिसको हम यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया में हम उदाहरण के रूप में मान सकते हैं। वहां पर क्या कहते हैं, इस कृषि को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रकार हैं, कौन सा, प्राथमिक क्रियाकलाप ही पढ़ने जा रहे हैं, उसमें खनन का रूप। खनन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते। देखिए खनन होता क्या है, धरातल है, धरातल से जो खोद करके निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। और खनिज निकालने की जो क्रियाविधि है उसको हम खनन कहते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, जैसे खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। जितना आकार बड़ा होगा उतना ही समय अधिक लगेगा, उतना ही खर्च अधिक लगेगा। क्लियर है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि भौतिक कारक इसको प्रभावित करता है। आर्थिक कारक की बात करते हैं। आर्थिक कारक में तकनीक की सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी और उसके साथ है मांग। जितनी मांग होगी उतना ही उत्पादन अधिक किया जाएगा, और जितना उत्पादन अधिक होगा ऑब्वियसली वहां तकनीक की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी। अब है खनन की विधियां। खनन की विधियां दो प्रकार की होती है। देखें कौन कौन सी, एक तो भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि, और दूसरा है धरातलीय या भूमिगत खनन विधि। देखिए एक तो होता है खोद के निकालना, और एक होता है धरातल में कोई कुआं बना करके छेदन क्रिया करके मशीनों के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, कूप की खनन विधि कहलाता है। क्लियर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये इसके उदाहरण दे रखे हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। तो ये था हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरा वीडियो लाइक कर दें और इसे
अन्य साथियों को शेयर कर दे। धन्यवाद।